आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार। मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर अवनीश सिंह, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बहराइच से बोल रहा हूं। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब चैनल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस देने के हेतु आज से ये मैराथन क्लास संचालित कराई जाएगी और मैराथन क्लास आशीष सर द्वारा हमारे अतिथि प्रवक्ता हैं और इन्हीं के द्वारा पढ़ाई जाएगी। और एक बात आप बता दें, ये परीक्षा जो हाल में PCS 2024 होने जा रही है उसी के दृष्टिगत ये मैराथन क्लास कराई जा रही है। और आप लोगों को ये जानकारी होगी कि देवीपाटन मंडल के जो है DD सर डॉक्टर राकेश रमन सर बहुत अथक प्रयास के द्वारा ये शुरू किया गया है और हमारे समाज कल्याण अधिकारी भी इसमें अहम भूमिका रही है। और इन सभी के जो है सहयोग से हम यूट्यूब चैनल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आज ये जो है एनवायरनमेंट की क्लास चलाई जाएगी। अच्छा, एक बात और बता दें, PCS में करंट का भी चल रहा है हमारे देवीपाटन मंडल में, और करंट के अलावा ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहराइच की तरफ से प्रस्तुत होगा। और ये इसमें कम से कम 35 सवाल तो करंट के आते हैं और लगभग 10 से 15 सवाल पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आता है, जो कि 50 प्रश्न आपके अभी हाल में ही जो 2024 में संचालित होने जा रही है, अगर इसको सही ढंग से आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों के ये बहुत ही अहम काम आएगा। और साथियों, अगला जो है आशीष सर द्वारा ये क्लास आपको दी जा रही है। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया मेरे बारे में, मैं आज से आपको पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में अभी आपने देखा भी होगा, PCS, IAS सभी में पर्यावरण का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बार हम क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार समझेंगे कि क्या पैटर्न है, परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, कितना वेटेज है आपका। इन सारी चीज़ों को समझ कर ही हम क्रैश कोर्स पे पहुंचेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको पर्यावरण परिस्थितियों को टैकल कैसे करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसमें अभी हाल ही के वर्षों में क्या इनका वेटेज रहा है, इसको समझते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर हम UPSC का वेटेज देखें और PCS का वेटेज देखें तो करीब करीब मान के चलिए 2 पोर्शन आते हैं, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक पोर्शन में से एटलीस्ट आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे इन्वायरमेंट के UPSC में, और UPPCS में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, मगर हम एवरेज लेके चलते हैं तो 15 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है, तो यहां पर आपका UPSC में करीब 8 क्वेश्चन मिलते हैं और PCS में लगभग 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाते हैं, जो कि सीधे तौर पर नहीं तो इनडायरेक्टली आपका पर्यावरण से ही संबंधित होते हैं। बहुत ही आसान विषय है, जिसको स्कोर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको पढ़ करके। एक बार हम समझेंगे कि कैसे आपको इसको टैकल करना है, कैसे आपको पढ़ना है। कुछ आपको देखना पड़ेगा किताबें और कुछ नोट्स से एक साथ लेकर के चलेंगे हम लोग और उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है तो क्लास 7th की NCERT जो कि ज्योग्राफी की है, आप उसको कवर करेंगे, प्लस आप परीक्षावाणी एक बुक है एनवायरनमेंट की, हमारा पर्यावरण, वहां से आप लोग करेंगे। प्लस आप हमारे नोट्स के साथ अगर कवर करेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के कवर हो जाएंगे। तो चलिए, आज से हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो आज पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए, चैप्टर 1 है आपका हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट।
अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो आप जब पर्यावरण देखते हैं तो वहां पर 3 E's की बात की जाती है। पूरा इन्वायरमेंट आपकी 3 E's पे डिपेंडेंट है, जिसमें से पहला जो E है वो इन्वायरमेंट है, दूसरा E इकोलॉजी है, और तीसरा E इकोसिस्टम है। पूरा इन्वायरमेंट इन्हीं 3 E's पे डिपेंडेंट है। तो आज हम पहले E यानी हमारे पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट एक इंग्लिश वर्ड है, जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द इनवायरॉन से मिलकर बना है। इन्वायरॉन का अर्थ होता है कुछ भी जो हमें ढके हुए, यानी अगर हम कहें तो एक तरीके से कवरिंग की बात करता है, यानी वे सभी चीजें जो हमें ढके हुए हैं इन्वायरॉन है, यानी इन्वायरमेंट। हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो इसे हम पर्यावरण बोलते हैं। अगर आप पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? परि धन आवरण, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक है, देखिए ये आपका अर्थ है। तो अर्थ को जो भी चीज घेरे हुए हैं वही हमारी पर्यावरण कहलाती है। इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो एक पर्यावरण से रिलेटेड विधान है जिसे छाता विधान बोला जाता है, जो कि 1986 में आया था। इसको हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, EPA। फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और इसको क्या बोला जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि छाता विधान किस अधिनियम को कहा जाता है, तो EPA 1986 को छाता विधान कहते हैं। और छाता विधान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे थे उनको सबको कवर कर लिया था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्होंने छाता विधान ने इन तीनों की परिभाषाएं दी हैं, ट्रिपल E's की परिभाषा इन्होंने दी है, जिसमें से पर्यावरण की परिभाषा क्या दी है? अगर आप पर्यावरण को देखेंगे तो वे सारी चीजें जो जैविक हैं, अजैविक हैं, वे एक दूसरे को और हमें किस प्रकार से आच्छादित करती हैं या घेरती हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण की डेफिनेशन सिंपल वर्डों में क्या हो जाएगी? वे जैविक या अजैविक चीजें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। अब इसमें भौतिक और सांस्कृतिक और जैविक तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो पहला आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट, इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसके घटक क्या हैं। ठीक है, तो मिटा रहे हैं हम के घटक। एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा, पर्यावरण के घटक। पहली परिभाषा आपने लिख ली होगी, पर्यावरण की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के घटक। घटक का अर्थ क्या होता है या फिर कंपोनेंट का अर्थ क्या होता है? घटक या कंपोनेंट अर्थात जिनसे वो मिलकर बना हो, उन्हीं को हम कंपोनेंट या फिर घटक बोलते हैं। तो पर्यावरण के घटकों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक।
बायोटिक या बायोटा से संबंधित है, अर्थात जिनमें जीवन हो। तो हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? जैविक घटक। क्या बोलेंगे? जैविक घटक, अर्थात वे घटक जिनमें जीवन है, जीवन उपस्थित है। ठीक है। और एबायोटिक अर्थात जिसमें बायोटा की अनुपस्थिति हो, अब्सेंस हो, यानी अजैविक, जिसमें जीवन ही नहीं है। ठीक है, यानी जीवन उपस्थित नहीं है। इसको एक और नाम से जानते हैं एबायोटिक को, फिजिकल। क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। कहीं कहीं आपको किताबों में इन दो कंपोनेंट्स के अलावा भी तीसरा कंपोनेंट दिखाई पड़ता है, जिसको ऊर्जा घटक बोला जाता है। ऊर्जा घटक या फिर एनर्जी कंपोनेंट। मगर ये जो ऊर्जा घटक है वो अजैविक के अंतर्गत ही आ जाता है। इसलिए कभी भी आपके पेपर में अगर ऑप्शन आता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आप कितने में मारेंगे? 2 पे ऑप्शन में टिक करेंगे, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। ऊर्जा घटक की इंपॉर्टेंस के कारण उसको अजैविक घटक से अलग इतर करके हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आते हैं काफी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि कितने घटक हैं, तो आप घटक कितने मारेंगे? 2 ही, 3 घटक नहीं मारेंगे ऑप्शन में। कौन कौन से? जैविक और अजैविक। अब हम लोग जैविक और अजैविक घटक के बारे में एक एक करके समझते हैं। जैविक घटक यानी जिनमें जीवन उपस्थित है। अगर आप जीवन की बात करेंगे तो 3 चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी जिनमें आपको जीवन मिलेगा। पहला है फ्लोरा। फ्लोरा, आप फ्लोरा को अगर फनी वे में देखें तो फ्लावर की तरह प्रोनाउंस होता है ये। तो फ्लावर, और फ्लावर है क्या? वनस्पति। यानी जो वनस्पति जगत है उसको फ्लोरा बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लोरा में लाइफ पाई जाएगी, यानी जितने आपके प्लांट्स हैं उनमें लाइफ पाई जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वनस्पति जगत। मगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सभी वनस्पति जगत जैविक हैं? नहीं। जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही हो या फिर वो अन्य तरीके से पोषण को ग्रहण करते हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? जैविक बोलेंगे। यानी इसका कीवर्ड क्या है जैविक होने का? अगर आप जीवन को देखेंगे तो 2-3 चीजें पाई जाती हैं जीवन में। जैसे पहला क्या होता है? वो प्रजनन करे, यानी अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करे, तो ही आप उसको जीवित बोलेंगे। दूसरा, अगर वो श्वसन करे, यानी सांस ले, तब भी आप उसको बोलेंगे कि जीवित है। तीसरा, अगर वो वृद्धि करता है तो भी आप उसको बोलेंगे कि वो जीवित है। तो आप जब प्लांट यानी वनस्पति जगत को देखेंगे तो कई चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी जो जीवित हैं, यानी उनमें प्रजनन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये चीजें पाते हैं कि प्रजनन है, श्वसन है, वृद्धि है या पोषण है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके अंदर पोषण पाया जाएगा, वो अपने आप को नरिश करेंगे जीवित रहने के लिए। तो आप जब वनस्पति जगत में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोटोसिंथेसिस। यानी जितने भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वे जीवित माने जाते हैं। और अन्य भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अभी हम आपको इंटरेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं भी करते हैं वो भी जीवित रह सकते हैं। मगर आपको अगर जीवित में पहचानना है तो ये 3 चीजें 4 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो जैविक जगत में आपको क्या दिखाई पड़ा? फ्लोरा, यानी जितनी भी आपकी वनस्पति जगत है। दूसरा क्या है आपका? फना।
फना, देखिए फन से संबंधित है मजा मस्ती, तो मजा और मस्ती कौन करता है? जानवर या हम, तो हम भी तो जानवर ही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? जंतु जगत, ठीक है। तो आपको पता चला कि फ्लोरा और फना ये दोनों जैविक घटक हैं। फ्लोरा यानी वनस्पति जगत, फना यानी जंतु जगत। जंतु जगत में आपके मानव भी आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो तीसरा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीवी, जो कि आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें आप तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा, एल्गी, ये सारी चीजें आपकी सूक्ष्म जीवी आती हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक हैं। जब तक आप सूक्ष्मदर्शी से इनको नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, परंतु इनके अंदर जीवन पाया जाता है। इसमें एक वर्ड है वायरस। इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या वायरस जीवित है कि अजीवित है? तो वायरस जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी मानी जाती है, यानी ये जैविक भी है और अजैविक भी है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों कैसे हो सकता है? तो जब ये वातावरण में होते हैं और इनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो ये अजैविक होते हैं। क्यों? कि इनको हम क्रिस्टल के फॉर्म में बना करके स्टोर करके लाखों वर्षों तक रख सकते हैं। दूसरा यानी मरते नहीं हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है। और जैविक इनको हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे ही ये सेल के अंदर जाते हैं, ये अपना प्रजनन और वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वायरस को जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अजैविक पे। अजैविक में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपको जितनी भी चीजें बाहर दिखाई पड़ती हैं फिजिकल रूप में, यानी आप अगर देखेंगे एयर, हवा, वाटर, पानी, टेम्परेचर, तापमान, मृदा, सॉइल, पर्वत, पहाड़, पत्थर, ठीक है, तो माउंटेन्स इत्यादि, ये सारी चीजें क्या हैं? आपकी अजैविक हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो आपको कंपोनेंट्स समझ में आ गया होगा कि जैविक और अजैविक घटक क्या हैं। इसमें एक और चीज है एनर्जी कंपोनेंट, यानी ऊर्जा घटक। इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ऊर्जा घटक आखिर है क्या। तो आप जब भी पूरे अर्थ को देखेंगे तो यहां पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है वो सौर ऊर्जा को माना गया है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही यहां पर अर्थ पर सबसे मुख्यतम ऊर्जा है, जिससे पूरा आपका पारितंत्र संचारित होता है। अगर अर्थ पे सूर्य की ऊर्जा या रोशनी ना आए तो यहां पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। तो मुख्य स्रोत क्या है आपका? सौर ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सौर ऊर्जा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। यहां पे जो सौर ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा आती है, यानी जब दो छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो जो अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा सन में आपको मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूरज में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी अभिक्रिया निभाती है, तो वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण सूरज हमें रोशनी या ऊर्जा देता है। दूसरा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो भूतापीय ऊर्जा है।
भू तापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी। जब रात हो जाती है तो अर्थ रेडिएशन करती है ऊर्जा के फॉर्म में, जिसे हम जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक इसका पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपने हेडिंग डाल दिया होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना, तो संरचना मतलब कि अगर आप पर्यावरण को देखते हैं तो वो किस रूप में आपको दिखाई पड़ती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो क्लास 7th की एनसीईआरटी अवर एनवायरनमेंट जब आप देखते हैं तो उसमें एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आपके पर्यावरण की संरचना को डिफाइन करता है। आप देखेंगे तो जो अर्थ है इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से आपको दिखाई पड़ेंगी। कुछ भाग है जो लैंड के तरीके से है, आपको कुछ इस प्रकार से कॉन्टिनेंट दिखाई पड़ेंगे। ये आपके महाद्वीप हैं सब। तो ये जमीनी भाग है, यानी भूभाग है। भूभाग के बाद आपको कुछ दिखाई पड़ता है नीला नीला, वो क्या है? आपका जल है, यानी वाटर है। और इसके ऊपर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में आपका वातावरण फैला हुआ है, एयर, हवा फैली हुई। तो इस प्रकार से आप जब देखते हैं पूरे अर्थ को तो 3 स्ट्रक्चर्स में आपके पर्यावरण को बनाया गया है, यानी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। पहला जो आपको दिखाई पड़ता है वो भूभाग है, यानी आपका लिथोस्फीयर है, यानी स्थल मंडल है। दूसरा भाग आपको जल दिखाई पड़ता है तो वो आपका हाइड्रोस्फीयर है, यानी जलमंडल है। और तीसरा आपको दिखाई पड़ता है वो आपका एटमॉस्फेयर है, यानी वायु मंडल है। और ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, अर्थात जैव मंडल, जहां पर अधिकतम जीवन पाया जाता है। तो आप स्ट्रक्चर को देखें तो 3 स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं, वहीं पर आपका बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल दिखाई पड़ता है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि आखिर स्थल भाग, जल भाग और आपका वायुमंडल क्या है? तो आपने इसको बना लिया होगा स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग एक एक करके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये सभी एक एक पूरे फुल फ्लेज चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लें। स्थल मंडल, हेडिंग डाल देंगे स्थल मंडल। पहले मंडल को हम लोग देखेंगे जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल, यानी पूरा भूभाग। पृथ्वी पर जितना भी भूभाग है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। और यह भूभाग किससे मिलकर बना हुआ है? सॉइल, मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। किससे बना है? सॉइल से या फिर मृदा से मिलकर बना हुआ है। यह पूरा चैप्टर आपको हमें पढ़ाना है, तो यहां पर हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये भूभाग है क्या, कैसे बना है। तो आप जब स्थल मंडल को देखते हैं तो आप अर्थ के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो जो अनुप्रस्थ काट काटी जाती है तो यहां पर आपको सियाल, सीमा और निफे के बारे में बताया जाता है। ऊपरी जो परत है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल होता है और उसके बाद कोर होता है। अब इसको डिफाइन करना है और डिटेल में जाएंगे हम लोग बाद में। पहले आप समझिए कि क्रस्ट, मेंटल, कोर ही आपका क्या है, भूभाग होगा। मगर इन तीनों में होगा क्या, तो जो क्रस्ट वाला भाग है वही आपका क्या है, भूभाग कहलाता है, जिस पर आप रह पाते हैं, जीवित रहते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं। अगर आप क्रस्ट वाले भाग को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपका लोअर क्रस्ट है। लोअर क्रस्ट के ऊपर अपर क्रस्ट पाई जाती है और अपर क्रस्ट पे ही हम लोग रहते हैं। और अपर क्रस्ट को अगर हम डिवाइड करें तो ये समुद्र तल है। समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र। फिर देखेंगे तो थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो वो कहलाता है पठारी क्षेत्र। और उसके बाद अंतिम आपको दिखाई पड़ता है वो है पर्वतीय क्षेत्र। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे भूभाग को मैदानी, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट आपका भूभाग है पूरे अर्थ पर, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो स्थल मंडल, अगर आप इस पूरे अर्थ को 1 मान के चलें तो इस पूरे 1 में 1/3 भाग, 1/3 जो पोर्शन है वो स्थल मंडल है। परसेंटेज में अगर बात करें तो लगभग 29% आपका क्या है, स्थल मंडल है। यहां पर जितनी भी जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट होती हैं और यहीं पर सबसे अधिक जीवन आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहीं पर आपके तीनों स्फीयर आकर के मिलते हैं। तो आपका स्थल मंडल कंप्लीट होता है। ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। तो आपने हेडिंग डाल दिया होगा जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का अर्थ क्या है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। अगर आप पूरे भूभाग पे देखेंगे, पृथ्वी पर देखेंगे तो 71% आपका जलमंडल है। अगर इसको रेशियो में पूछेंगे तो 2/3, 2/3 भाग आपका जलमंडल है। अगर हम इस पूरे जल को 100% मान लेते हैं तो ये 100% अलग अलग तरीकों से बटा पड़ा है। और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं कि पूरा जल जो है वो किन रूपों में मिलता है। तो इस 100% को हम बांटेंगे 2 भागों में। पहला भाग जो है वो आपका खारा पानी है या फिर सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर जो कि आपके यूज का नहीं है, खारा है और यहां से आप पीने योग्य कोई कार्य नहीं कर सकते, ना कि सिंचाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं खारे या खारा पानी। और ये आपके 100% में 97% भाग को घेरे हुए। और यह पानी आपको कहां मिलेगा, समुद्रों में मिलेगा और झीलों में मिलेगा। तो समुद्र, महासागर, झील इत्यादि में 97% जो पानी है वो खारा है। उसके बाद आते हैं तो सेकंड जो डिवीजन किया गया है वो स्वीट वाटर का किया गया है, यानी मीठे पानी का किया गया है। ये आपका 3% भाग घेरे हुए हैं। अगर इस पानी को आप देखेंगे तो इस 3% का ही यूज आप नहीं कर पाते हैं, केवल 1% का यूज कर पाते हैं। 2% वाटर जो है वो बर्फ छत्रक के रूप में रखा हुआ है और उसका कोई भी प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। अब वो पिघल रहे हैं और जिसके कारण समुद्र का पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इस 3% में अगर आप डिवीजन करेंगे तो 2% जो है वो बर्फ छत्रक के रूप में ध्रुवों पर हैं
और इनका आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, 1% जो बचता है उसी का आप प्रयोग कर पाते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। तो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है बार बार कि कितने प्रतिशत पानी का हम यूज कर पाते हैं, तो 1% पानी का हम यूज कर पाएंगे। ये पानी आपका भूमिगत हो सकता है, नदियों में हो सकता है, तालाबों में हो सकता है इत्यादि। ठीक है, और इन्हीं का प्रयोग आप पीने के लिए, नहाने के लिए और इत्यादि कार्यों के लिए सिंचाई में आप प्रयोग करते हैं। तो आप हाइड्रोस्फीयर को समझ चुके होंगे, इसके बारे में डिटेल में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। चलिए, आपने हेडिंग डाल दिया होगा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो आप जब भी अर्थ को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीकों से हवा आपके पूरे अर्थ में चारों ओर फैली हुई है। तो पहला पॉइंट यहां से क्वेश्चन से बनता है कि आखिर वायु है क्या। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि वायु है क्या। देखते हैं किनको पता है। हम आपको बता रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु आपका क्या है। तो वायु गैसों का मिश्रण है। यह वर्ड याद रखिए, क्या है? गैसों का मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, यानी आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते। आप जब भी एयर को देखेंगे तो आप इन गैसों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि क्या क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इन गैसों के मिश्रण में कौन सी गैसें हैं, तो आपको इसको प्रायोगिक लेवल पे देखना पड़ेगा। तो इसको जब प्रयोग करके देखा गया कि इनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ा। यहां पर सबसे मेजर रूप में नाइट्रोजन गैस थी, जिसका परसेंटेज आपसे बार बार पेपर में पूछता है। तो ये लगभग 78% पाई गई। दूसरी जो मेजर गैस थी वो ऑक्सीजन थी, जो लगभग 21% पाई गई। आप इन दोनों को अगर सम करेंगे तो 99% ये मिश्रण का भाग बनाती है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस 99% इन वायु में पाई जाती है। ठीक है, हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट गैस ज्यादा मात्रा में जो पाई गई वो अक्रिय गैस थी, जिसका नाम आर्गन है। आर्गन लगभग 0.93% पाई गई। इसके अलावा और भी गैसें पाई गई, मगर सबसे इंपॉर्टेंट गैस है जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और यही क्वेश्चन में आता भी। इसकी मात्रा अगर पूछी जाए कितनी है, तो 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके वातावरण में खुले रूप में पाई जाती है। इसका कुछ मात्रा बढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। अब ये ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है कि 0.04%। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में कोई भी आता है 0.034% या फिर 0.04%, दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। बस आप याद रखिएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो और लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट गैसेस जो आपकी पाई जाती हैं। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये चारों जो गैसें हैं अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंस को अगर देखें तो जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं वे बौने ही रह जाएंगे अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी। ठीक है, तो ये वृद्धिकारी है। नाइट्रोजन क्या है? वृद्धिकारी है। आप डीएनए और आरएनए देखेंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को आप जब देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके सांस, श्वसन। तो सांस में आप क्या लेते हैं, श्वसन में क्या लेते हैं, O2, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राणवायु। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो दहन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी और आपको कहीं भी आग नहीं दिखाई पड़ेगी। तो प्राणवायु है और साथ में क्या है, जलने में सहायक। इसके बाद आप देखते हैं आर्गन, तो ये अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय है, नॉन रिएक्टिव है, यानी ये हो ना हो तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर एक अक्रिय गैस है जिससे फर्क पड़ता है। अगर आपको कहीं पर भी एक गैस है रेडॉन, ये दिखाई पड़ती है तो क्या होगा, अगर आपको रेडॉन गैस कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए क्या आ रहा है, भूकंप। वहां पर भूकंप आने की आशंका है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये आपके अर्थ को चारों ओर से ढके हुए है और एक कंबल की तरह कार्य करती है, कंबल की तरह कार्य करती है। और जो भी ऊष्मा सूर्य से आ रही होती है उसको आने देती है, परंतु जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं उनको रोक लेती है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैस ना होती तो क्या होता, पृथ्वी पर या तो बहुत ज्यादा ठंड होती या तो बहुत ज्यादा गर्मी होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, कंबल का काम करती है। एक चीज और है जो कंबल का काम करती है, वो है जल वाष्प, और ये आपके हवा में ऑलरेडी पाए जाते हैं। लगभग इनका परसेंटेज 0.05%। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है, वायुओं का यानी गैसों का मिश्रण है। इसमें अलग अलग गैसें पाई जाती हैं जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अब हम एक बार देखेंगे कि इस वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपकी हेडिंग पड़ गई होगी एटमॉस्फेयर की संरचना। तो आप देखेंगे अध्ययन के लिए हमने जो भी आपकी गैसेस थी या फिर एटमॉस्फेयर था उसको स्तर में बांट दिया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये अगर आपका अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर वायुमंडल की एक पूरी श्रृंखला है, परत है, और इन परतों को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। आप जैसे ही अर्थ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको पहला मंडल दिखाई पड़ेगा जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो दूसरा मंडल आपको दिखाई पड़ेगा जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा मीजोस्फियर। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा थर्मोस्फियर। और उसके बाद अंतिम जो होता है उसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 में ही हमने बांट दिया, मगर कई किताबों में 2 मंडल और भी दिखाई पड़ते हैं। एक को बोला जाता है ओजोनोस्फीयर और एक को बोला जाता है आयोनोस्फीयर। ठीक है, तो ओजोनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपको ये मिल जाता है। कभी कभार आपको नीचे परतों में मिलेगा, ज्यादातर ये क्या है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर ये अपर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो फायदेमंद है, अगर नीचे आपको दिखाई पड़ जाए तो ये क्या है, नुकसानदायक है। इसको क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर। अगला जो है वो है आयोनोस्फीयर। तो आयोनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। यहां पर फ्री आयंस पाए जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यही सी में हो जाएगा आयोनोस्फीयर। तो आपको दिखाई पड़ गया कि पूरे
एटमॉस्फेयर को कितने भागों में बांटा गया? ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो और एक्सो में। थर्मो में ही क्या है आपका? आयोनोस्फीयर है, और ओजोनोस्फीयर कहां पे है आपका? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है आपसे पेपर में? सीधे क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाएगी? तो क्या है ये? स्ट्रेटोस्फीयर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। हिंदी में अगर बात करें तो समताप मंडल। आप चाहे हिंदी में याद करें चाहे इंग्लिश में, बस आपको ऑप्शन पकड़ना आना चाहिए। हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, मीजोस्फीयर को मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर को तापमंडल, आयनोस्फीयर को आयन मंडल और एक्सोस्फीयर को बहिर्मंडल बोला जाता है। तो आप चाहे इंग्लिश में याद करें चाहे हिंदी में, बस याद होना चाहिए। तो ओजोन परत कहां पाई जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। इसका काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को ये रोकती है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत का कार्य क्या है, और ऑप्शन में दे दिया गया UVA, UVB और UVC, और इसमें से कोई नहीं। तो अभी तक काम पढ़ते आ रहे थे कि UV किरणों को रोकता है, मगर जब आप UV किरणों के प्रकार के बारे में समझेंगे तो UVA, B और C में बांटा गया है। तो सबसे हानिकारक जो है वो UVC है, और इसी को वो रोकने का काम करता है। इसके बहुत सारे दोष हैं, इसको हम डिटेल में जब आपको पढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर तो वहां पे हमको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका जो बनता है कि जितने भी मौसम संबंधी क्रियाएं हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, ये सारे कहां पर होते हैं? तो आपका मौसम संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं वो होती हैं ट्रोपोस्फीयर में, यानी क्षोभ मंडल में। तीसरा यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपके प्लेन, मौसम संबंधी गुब्बारे, ये सब कहां पर उड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। एरोप्लेन, बलून, ये सारे कहां पर होते हैं? ये आपके उड़ेंगे समताप मंडल में। क्यों? क्वेश्चन पूछ लेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि समताप मंडल में? क्योंकि यहां पर मौसम संबंधी कोई टर्बुलेंस नहीं है, इसलिए आराम से प्लेन और बलून उड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि यहां पर पृथ्वी पर कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन कैसे संभव हुआ? किस परत के कारण संभव होता है? तो वो है आयनोस्फीयर, यानी रेडियो कम्युनिकेशन ये आपके आयनोस्फीयर के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को नोट कर लें। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में इसके पूरे फुल फ्लेज चैप्टर में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिए बायोस्फीयर। तो हेडिंग आपने डाल दी बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है? जहां पर ये तीनों मंडल जो आपने पढ़े, लिथो, एटमॉस्फेयर और हाइड्रो, आपस में मिलते हैं, वहीं पर जीवन की संभावनाओं को प्रकट करते हैं, और जहां मिल जाएंगे वही आपका क्या कहलाएगा? जैवमंडल। अधिकतर ये तीनों संभावनाएं स्थल पर आपको दिखाई पड़ती हैं, और वहीं पर जीवन आपको दिखाई पड़ता है चारों तरफ। ये जीवन जल में भी हो सकता है, और ये जीवन हवा में यानी एयर में भी हो सकता है।
मगर ज़्यादातर लगभग 90% जो जीवन है वो स्थल पर ही है, यानी आपका बायोस्फीयर भी कहाँ प्रेजेंट है, तीनों जगहों पर, जल में भी, थल में भी और नभ यानी हवा में भी। ठीक है, तो आप आज का लेक्चर जो पहला लेक्चर एनवायरनमेंट का है यहीं पर हम लोग कंक्लूड करेंगे। बाकी की चीज़ें इससे आगे हम लोग सेकंड लेक्चर में एनवायरनमेंट के कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। सभी लोग अपना कमेंट और लाइक जो भी है आप लोग करें और बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, जिससे हम लोग और भी प्रयास के साथ आपको बता सकें। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है और आप लोग जितना हो सके बढ़ चढ़कर आएं, पढ़ें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। धन्यवाद।